एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वह है दिल्ली सल्तनत। तो इससे पहले इसके जो बैकग्राउंड है कुछ इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि जब 10th सेंचुरी के बाद इंडियन सब कंटिनेंट में देखिए जो है पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी आ चुका था और जो मेन रूलर्स जो थे वो क्या थे कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में जो जब हर्षवर्धन एम्पायर के बाद से ही कई सारे न्यू किंगडम्स इमर्ज होना स्टार्ट हुआ था और जो बहुत सारे राजपूत से छोटे छोटे ग्रुप में बटा हुआ था और वो लीडर बन चुके थे, वो अपना रूलर बन चुके थे। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसी का फायदा उठा करके इंडिया में तुर्क इन्वेड किया था और उसमें से जो फर्स्ट तुर्किश इन्वेशन था वो था गजनी का जो महमूद था, जिसको बोलते हैं महमूद गजनी। तो ये गजनी कोई टाइटल नहीं है, गजनी एक कैपिटल का नाम है जो साउथ काबुल में है और वहीं पर जो रूल कर रहे थे वो थे महमूद, इसलिए जो गजनी था उसी का रूलर्स था, तो हम लोग बोलते हैं महमूद गजनी। वो 998 से जो महमूद गजनी ये जो है 998 एडी से 1027 एडी तक इस बीच में इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया था। ये इतना तक रूलर बने और पहला रूल क्या था अटैक जो इंडिया में इन्वेड हुआ था 1000 एडी में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो मॉडर्न टाइम पीरियड में उस एरिया में अटैक किया था। और जो सबसे जबरदस्त अटैक था, जबरदस्त इन्वेड था इंडिया पे, वो था सोमनाथ टेम्पल 1025। कहता क्या है कि वो इतनी बार अटैक करते क्यों थे बार बार? यहाँ से धन संपत्ति लूट के ले जाने के लिए मेन पर्पस था, संपत्ति लूट करके ले जाना और इस्लाम को एक्सपेंड करना, इस्लाम को फैलाना हर एक पार्ट में। तो इस्लाम को एक्सपेंड करने के लिए वो क्या हुए थे, एक्सपेंशंस के लिए वो बार बार अटैक करते थे और यहाँ से धन संपत्ति जो है वेल्थ है, क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में जो ही वेल्थ था वो मंदिरों में ही छुपा करके रखा जाता था, क्योंकि वहाँ पर बैंक वगैरह ये सब नहीं थे। तो ये सब धन संपत्ति को लूटने के लिए बार बार अटैक करते थे। ये तो फर्स्ट तुर्किश इन्वेशन था इसका, महमूद गजनी। सेकेंड था वो था मोहम्मद गौरी। सेकेंड इन्वेशन जो होता मोहम्मद गौरी का। अभी जो मोहम्मद गौरी इन्वेड किए थे इंडिया पे, ये इन्वेड अपने मन से नहीं किए थे, कुछ गद्दार उसमें से नाम आता है जयचंद का, इन्होंने इन्वाइट किया था, मतलब कि इन्होंने क्या था कि इसके साथ दिया था, इस कारण ये जीत गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान। तो ये जो अजमेर और दिल्ली का जो पार्ट था उस टाइम जो यहाँ पर रूल कर रहे थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। 1191 एडी में जब मोहम्मद गौरी यहाँ पे अटैक किया था, तो तराइन जगह का नाम है, वहीं पर तराइन का बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसमें क्या हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था और हराने के बाद क्या हुआ आप बताओ कि जो बुरी तरह से एक साल पहले हारा और वो दूसरी साल ही जा करके वो फिर मतलब कि हरा दिया मोहम्मद गौरी किसको, पृथ्वीराज चौहान। इससे साफ जाहिर होता है कि गद्दारी, अपनों ने ही धोखा दिया है हमेशा, दूसरे ने नहीं। तो अपनों में उसी में से जयचंद क्या हुआ, फिर वह चंदवार का बैटल हुआ 194 में किसके साथ, जयचंद के साथ। तो 1192 में फिर क्या हुआ, फिर हुआ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये था तराइन का फर्स्ट बैटल था और यहाँ पर क्या था, सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए और हारने के बाद क्या हुआ कि यहाँ तो फिर मोहम्मद गौरी जो थे वो चले गए, फिर दोबारा आए और जो जीते हुए पार्ट्स था, मतलब कि 1194 में चंदवार का वार हुआ था और चंदवार में क्या हुआ था, जो चंदवार था उसमें जो
सेकेंड में 94 में 1194 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो चंदवार था, मतलब कि 1194 तो जयचंद। 1194 में कौन था, तो जयचंद, इसको बोलते हैं चंदवार, बैटल ऑफ चंदवार। तो इसको जो साथ दिया था जयचंद, ये जयचंद ही क्या हुए थे इस बैटल में, इसी का डिफीट हुआ था। क्लियर है, इसी का डिफीट हुआ था। इसके बाद इस्टेब्लिश हो चुका था, यानी कि मोहम्मद गौरी का, जो मोहम्मद गौरी को है वो इस्लाम का फाउंडर इंडिया में माना जाता है। वहां तक जो अभी तक जो था वो था हिंदू एम्पायर था, लेकिन अब इंडिया में शुरू होने वाला है मुस्लिम एम्पायर, इस्लाम का एम्पायर। इस्लाम का फाउंडेशन मेन रूप से जो फाउंडेशन जो था वो किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। जब वो यहाँ से गया तो जो जीते हुए पार्ट था, तो उसके साथ जो उसका स्लेव आया था, कौन आया था, स्लेव। तो जब वो यहाँ से वापस लौटने लगा तो स्लेव को वहाँ का रूलर बना दिया, गवर्नर बना दिया, और स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जो दिल्ली सल्तनत है इसको बोलते हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली, सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में क्या होता है कि यहाँ के जो मेन रूप से जो 1206 से 1526 एडी, 1206 से 1526 एडी, इसके बीच में जो भी रूलर्स बने उसको सुल्तान बोलते हैं। क्या बोलते थे, सुल्तान। 1206 के बाद जो भी रूलर्स बने दिल्ली में उसको बोलते थे सुल्तान, और कैपिटल था दिल्ली, इसलिए उसको सुल्तान से क्या बन गया, सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेनली जो था कि जब मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस गया तो वो अपना सलेब को यहाँ का रूलर बना दिया, और वही मेन यानी कि जो रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस्लाम तो लाया गया गौरी के द्वारा, लेकिन जो रियल फाउंडर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 में क्या यहाँ पर आप लिख देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मेनली रूल था कि आज करने का सिंपल एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डायनेस्टी थे, कौन कौन से एम्पायर थे। तो एक सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक है एक लाइन का कि स्लेव खाओ तुम साइड लो। इसका मतलब होगा स्लेव डायनेस्टी, खाओ इसमें ये 3 वर्ड मिला, खलजी डायनेस्टी, ये क्या बन गया, खलजी डायनेस्टी। और यहाँ पर मिला टीयू से क्या होता है, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। और शायद, तो ये शायद को हम लोग सैयद भी पढ़ते हैं, शायद को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो शायद को सैयद डायनेस्टी भी कहा जाता है। ओके, तो ये शायद हिंदी में यदि हम लिखेंगे तो शायद या तो फिर सैयद, जो भी नाम देना है, कि स्लेव खाओ तुम सैयद लो। तो ये सैयद लो तो सैयद डायनेस्टी हो गया, और एक से हो गया लोधी डायनेस्टी। एक 5 वर्ड सिंपल लर्न करना है, स्लेव खाओ तुम और साइड लो। तो हिंदी में साइड का मतलब समझते हैं, साइड लेना, हट जाना, अलग हट जाना। तो ये सिंपल है कि स्लेव खाओ तुम साइड लो, तो साइड लो मतलब हो गया सैयद डायनेस्टी। अब इसका मैं टाइम पीरियड लिखना चाहूँगा, ये जो सबसे पहले बना था वो बना था स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। और इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 एडी तक, यानी कि 84 ईयर्स। कितना ईयर्स हो गया, 84 ईयर्स। सेकंड में था खलजी डायनेस्टी, इसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया, खलजी डायनेस्टी। अब ये खलजी डायनेस्टी कब से कब तक रहा, तो 1290 से 1320 एडी। खलजी के बाद आया कौन सा डायनेस्टी, तो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। ये कब से कब तक रहा तुगलक डायनेस्टी, तो 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 एडी। उसके बाद 3 हो गया, नंबर 4 पर है सैयद डायनेस्टी। नंबर 4 पर कौन सा डायनेस्टी है,
सैयद डायनेस्टी। और इस सैयद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 1414 से यानी कि 1414 से 1451 एडी। ओके, और फिर जो पांचवा है वो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो ये लोधी डायनेस्टी कब से कब तक रहा? तो 1451 से 1526 ईडी। इसके बाद मुगल एम्पायर आया। इसके बाद क्या आया? मुगल। इसमें इस बात का ध्यान देना है कि ये चारों जो था कौन कौन, सलेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी, ये चारों तुर्किश था। ये सब क्या थे? ये सब तुर्क थे। क्या थे? सब तुर्क से आने वाले थे, तुर्किश थे। और ये कहाँ था? ये जो लोधी डायनेस्टी है ये था अफगानिस्तान से। ये कहाँ से था? अफगानिस्तान से था। ये था अफगानिस्तान। क्लियर हो चुका है कि जो दिल्ली सल्तनत का पहला 4 डायनेस्टी था वो था तुर्किश, और उसके बाद पांचवा डायनेस्टी था लोधी डायनेस्टी, ये था अफगानिस्तान का डायनेस्टी था। क्लियर हो चुका है। अब ये कितना दिन तक रहा? ये 84 साल हो गया, ये हो गया 30 ईयर्स हो गया, फिर ये हो गया देखिए 20 से 20, ये कितना हो गया 94 ईयर्स, ये हो गया 94 ईयर्स। उसके बाद ये हो गया आपका 37 ईयर्स। उसके बाद फिर लास्ट में ये हो गया आपका 49 और 26 75 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था वो किसका था? तो लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं तुगलक डायनेस्टी। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि सबसे लॉन्गेस्ट कितना था? तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स था। ये जो था लॉन्गेस्ट डायनेस्टी था, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी था। ठीक है, और शॉर्टेस्ट कौन था? तो खिलजी डायनेस्टी, ओनली 30 ईयर्स था, ओनली 30 ईयर्स तक। इस डायनेस्टी में देखते हैं शॉर्टेस्ट कौन था? तो ये था शॉर्टेस्ट था खिलजी डायनेस्टी, मात्र 30 सालों के लिए। और जो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड था वो था तुगलक डायनेस्टी का, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, किसे कौन नहीं जानता होगा, पागल बादशाह, सनकी बादशाह। तो ये थे। आज इसके बाद हम एक एक काम डिस्कशन करेंगे। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्या है, तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया कि कौन कौन से डायनेस्टी यहाँ पे आए थे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सलेब डायनेस्टी के बारे में। किसका नाम डालेंगे? सलेब डायनेस्टी। एक्चुअली सलेब क्यों नाम पड़ा? सलेब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुलाम, गुलाम या तो दास। सलेब का मतलब गुलाम या तो दास। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें जो भी रूलर्स थे वो या तो सलेब थे या तो फिर सलेब के सन थे। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी का सलेब था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सलेब डायनेस्टी का जो सबसे पहला नाम आता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था सलेब? तो ये सलेब था मोहम्मद गौरी का। सलेब किसका था? मोहम्मद गौरी का। ये जब वापस गया था गौरी, तो गौरी के वापस जाने के बाद जो जीता हुआ पार्ट था वो किसके अधीन कर दिया? वो कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कर दिया। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में यानी कि 1206 में ये गद्दी पे बैठा, 1206 में ये दिल्ली के गद्दी पे बैठा। तो सलेब डायनेस्टी के मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं, मामलुक डायनेस्टी और मामलुक सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है,
जो सलेम डायनेस्टी के सुल्तान है उसको मामलुक सुल्तान या मामलुक डायनेस्टी के भी नाम से जाना जाता है। ओके, तो सबसे पहला नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका समय था? मोहम्मद गौरी का, जो गद्दी पर बैठा 1206 में और 1210 तक रहा। ठीक है, एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ वर्क किए थे, कुछ जो फोर्ट्स वगैरह मतलब कि जो इमारत जो है मोन्यूमेंट्स बनवाए थे, उसी में से एक नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के। जो मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे कुतुब मीनार नहीं बनाना शुरू किया था, और मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन जो थे, मोहम्मद कुतुबुद्दीन एक काजी थे, उसी के नाम पे क्या किया? बनाना शुरू किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो यानी कि इनका था जनरसिटी, यानी कि काइंडली मतलब दयालु टाइप के, काइंड टाइप के जो आदमी होते हैं ना, वो जनरसिटी थे। वो गरीबों को वो पैसे, बहुत सारे पैसे, रुपये पैसे, धन दौलत क्या करते थे? वो दे देते थे, दान में दे देते थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया? इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसलिए हम इसको जो कुतुबुद्दीन यानी काइंड हार्टेड पर्सन था। काइंड हार्टेड का मतलब जस्ट यानी कि जेनरस, दयालु। तो ये काइंड हार्टेड, ये एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कौन था? तो ये तो बता दिया कौन था। तो ये काइंड हार्टेड पर्सन था। काइंड हार्टेड पर्सन होने का इसको किस नाम से जानते हैं? इसको लाख बख्श कहा जाता है। इसको क्या किस नाम से जानते हैं? इसको लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब था गिवर ऑफ लाख, गिवर ऑफ लाख। इन लाखों रुपये क्या, बहुत सारे धन दौलत पैसे ये सब क्या करते थे? वो दे देते थे, गरीबों को मदद करते थे, यानी कि जो चैरिटी था, चैरिटी में दान कर देते थे। इसलिए इसको लाख बख्श को नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और क्या क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? इन्होंने चैरिटी में मनी देने के साथ साथ क्या कहता है, इन्होंने कुछ मोन्यूमेंट्स बनवाए थे। तो वो मॉस्क्यू, दो मेन फेमस मॉस्क्यू बनवाया था। एक था कुव्वत उल इस्लाम, एक था 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या काम किए थे? इनकी जो उपलब्धि था कि he built कुव्वत उल इस्लाम, he built कुव्वत उल इस्लाम। ये क्या है? तो कुव्वत उल इस्लाम की बात करता है। तो कुव्वत उल इस्लाम है क्या? तो ये मस्जिद है। ये क्या है? कुव्वत उल इस्लाम, ये मॉस्क्यू है। कुव्वत उल इस्लाम क्या है? तो ये मॉस्क्यू है। और क्या बनवाया था? दूसरा बनता 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये कहाँ? ये कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में। कहाँ है? कि हिबिल कुव्वत उल इस्लाम, जिसको बोलते हैं हम लोग, दिल्ली में एक मॉस्क्यू था। और दूसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ है? ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो उन्होंने 2 फेमस मस्जिद बनाया, मॉस्क्यू बनाया। पहला था कुव्वत उल इस्लाम, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। दूसरा कहाँ था? 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कहाँ था? ये अजमेर राजस्थान में है। तो ये 2 फेमस मॉस्क्यू है, जिसको किसने बनाया है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया है। किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया है। उसके बाद क्या हुआ? किसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद एक और काम किया था उन्होंने, वो बनाना स्टार्ट किया था, इसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये स्टार्ट किया बनाना, लेकिन इसमें पूरा नहीं किया। इसको स्टार्ट करने के बाद बनाना स्टार्ट किया, इसके बाद इसका पूरा काम कौन किया? पूरा काम करवाया इल्तुतमिश। तो वो भी पूरा कंप्लीट नहीं, वो 3 स्टोरी मतलब 3 मंजिला तक बनाया कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश बनाया। और उसके बाद स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 मंजिला तक बनाया इल्तुतमिश, और 4था मंजिला बनाया अलाउद्दीन खिलजी, और 5वां मंजिला कौन बनाया? 5वां मंजिला जो बनाया वो फिरोज शाह तुगलक, 5th स्टोरी। लगभग इसकी जो कुतुब मीनार है, इसका हाइट लगभग 73 मीटर है। कितना हाइट है? 73 मीटर। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। और क्या हुआ कि इसके बाद जो
जिसको किस्मत बोल सकते हैं, कि एक गेम होता है चौगान या पोलो। एक गेम होता है पोलो। क्या होता है? पोलो। ऐसे बोलते हैं लोग चौगान, जो घोड़े में बढ़ के खेला जाता है। तो पोलो खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते समय क्या हुआ कि वो घोड़े से गिर गए। 1210 में जब वो चौगान और पोलो खेल रहे थे तो खेलते टाइम क्या हुआ, घोड़े से गिर गए और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटा था आराम सा, वो गद्दी पे बैठा, आराम सा गद्दी पे बैठा। लेकिन वो क्या था, वो एक निकम्मा था, वो कैपेबल नहीं था। और कैपेबल नहीं होने का कारण क्या था कि इसके बाद ये जो है इसके जगह पर बन गया जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सलेब था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सलेब था इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सलेब जो था वो इल्तुतमिश, फिर वो यहाँ का रूलर बन गया, वो सुल्तान बन गया। क्लियर है? तो इसके बाद आराम सा आया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया। और नहीं रहने के कारण क्या हो गया कि आराम सा कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीडेड किया, लेकिन वो इनकैपेबल था, कैपेबल नहीं था, वो एक राजा बनने के योग्य नहीं था। और इस वजह से फिर क्या हुआ कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये गद्दी पे आया 1210 में, और रहा कब तक? 36 तक। ठीक है, तो पहला ही कुतुबुद्दीन ऐबक था, बीच में आराम से आया अटेंडेंस बनाने के लिए, यानी कि वो अटेंडेंस बना दिया कि हम राजा बन गए, लेकिन वो कैपेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया। 1 साल के लिए लगभग, साल भर पूरा नहीं कर पाया वो। और फिर 1210 में ही कौन आ गया? उसी का जो सलेब था, ये किसका सलेब था? तो ये सलेब था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का सलेब था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और यही सलेब फिर क्या बन गया? ये बन गया इसका सन इल्ला बन गया। तो मुस्लिम एम्पायर में क्या होता है कि कब सलेब सन इल्ला बन जाए, कब भतीजा सन इल्ला बन जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो सलेब था, ये सलेब क्या बन गया? सन इल्ला बन गया इल्तुतमिश। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इन्होंने राजपाट संभाल लिया आराम से आपकी जगह पे। फिर कौन आ गया? इल्तुतमिश आ गया। और इल्तुतमिश जो था वो एक योग्य कैपेबल रूलर था। और ये क्या था कि जो कुतुबुद्दीन एक्चुअली में जो फर्स्ट सुल्तान दिल्ली सल्तनत का माना जाता है स्ट्रिक्ट सेंस के टर्म में, यानी कि वो तो क्या था, एक लाख बख्श के नाम पे जानते थे, वो गिवर्स था, काइंड हार्टेड पर्सन था, लेकिन स्ट्रिक्ट रूलर नहीं बन पाया था। वो एक सिंपल साधारण व्यक्ति था, लेकिन एक स्ट्रिक्ट मैनर में जो फर्स्ट सक्सेसफुल रूलर के रूप में जानते हैं, जो फर्स्ट फाउंडर जो सलेब डायनेस्टी का हम रूप से जानते हैं, उसको किसको बोलते हैं? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को हम फाउंडर ऑफ सलेब डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चलाने के लिए जो नोबेल्स था, नोबेल्स के अधिकार को रिफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया? नोबेल का एक ग्रुप बना दिया। जो नोबेल्स थे, जो नोबिलिटी थे उसके कोर्ट में, वो कोर्ट में नोबेल्स का एक ग्रुप बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, ऐसे बोलते हैं लोग। 40 ये क्या था? ये ग्रुप ऑफ 40। तो कौन बनाया? ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश बनाया। 40 ग्रुप फॉर्म किसने किया? तो ये किसने किया 40 ग्रुप फॉर्म? तो ये इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, क्लियर हो गया कि तुर्कान ए चहलगानी कौन बनाया और 40 ग्रुप। ये क्या था कि जो नोबेल्स था, इल्तुतमिश के कोर्ट में जो नोबेल्स था, वही राज जो चलाने के लिए, यानी कि रूल करने के लिए, जो सजेशंस लेने के लिए जो नोबेल्स थे उसके कोर्ट में, वो सभी 40 नोबेल्स का ग्रुप बना दिया। और उसके बाद क्या किया कि जलालुद्दीन जो चंगेज खां के दरबार से भाग करके आया था और यहाँ पर वो अपना शरण खोज रहा था,
इल्तुतमिश के दरबार में भाग करके आया, जिसका पीछा कर रहा था चंगेज खां। चंगेज खां इसका पीछा कर रहा था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने उसको अपने जगह में शरण नहीं दिया, अपने कोर्ट में शरण नहीं दिया। एक सबसे होशियार पूर्ण काम किया इल्तुतमिश ने, चालाकी दिखाया अपना कि यदि जलालुद्दीन को शरण देता तो क्या होता कि चंगेज खान से इसको युद्ध करना पड़ता, मंगोल अटैक कर देता। तो उस अटैक से बचने के लिए इसको रिफ्यूज कर दिया, उसको शरण नहीं दिया। तो ये होशियारी दिखाया, अपना चालाकी दिखाया। उसके बाद क्या कहता है कि इसी स्किल्स की वजह से जो मंगोल्स का अटैक होना था दिल्ली पे वो बच गया। और क्या किया कि जो एम्पायर था वो अपना एम्पायर को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया, इसको हम लोग बोलते हैं इक्ता। तो इक्ता सिस्टम किसने लाया था? इक्ता सिस्टम। ये इक्ता सिस्टम किसने लाया था? तो इल्तुतमिश ने लाया था। ये इक्ता सिस्टम क्या था कि छोटे छोटे जो एम्पायर था उस एम्पायर को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे और बड़े कई सारे पार्ट में बांट दिया। तो इसी को बोलते थे हम लोग इक्ता। क्या बोलते थे? इक्ता। और इसी पद्धति को, इसी सिस्टम को इक्ता सिस्टम कहा जाता है। ओके। और इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किए गए जो वर्क था कुतुब मीनार, उसका काम पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। क्लियर है? और क्या क्या था कि इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो ये दो प्रकार के जो है कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। दो प्रकार के कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। किसने ये इंट्रोड्यूस किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। एक था टंका और दूसरा था जीतल। एक था टंका और दूसरा था कौन? जीतल। जो टंका था वो सिल्वर कॉइन था, जीतल था कॉपर कॉइन। इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिल्वर कॉइन जो था वो इंट्रोड्यूस किया। जो सिल्वर कॉइन जो बोलते थे उसको क्या बोलते थे? तो सिल्वर कॉइन को टंका बोलते थे, टंका। ठीक है, सिल्वर कॉइन को टंका कहते थे। और जो कॉपर कॉइन था उसको जीतल। कॉपर कॉइन जो था उसको जीतल कहा जाता था। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूलर बना, तुर्कान ए चहलगानी इस्टेब्लिश किया, इक्ता सिस्टम लाया। और क्या किया? सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, इसको टका बोलते थे। और कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, इसको जीतल कहा जाता था। क्लियर है? और इसकी जो है डेथ क्या हो गई? 1236 में इसकी डेथ हो गई। किसकी? जो कुतुब मीनार के कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश का डेथ 1236 में हो गया। और इल्तुतमिश अपना मकबरा, अपना टॉम जो होता है ना जिसमें दफन किया जाता है, तो अपना टॉम इल्तुतमिश खुद बनाया था। पहले मरने से पहले अपना टॉम बना दिया था। ठीक है। उसके बाद क्लियर हो गया। और इसके बाद कौन बना रहा? इसके बाद एक और इसकी माँ के द्वारा एक राजा बनाया गया बीच में, जो ब्रदर था रज्जा सुल्ताना का, उसको, लेकिन वो सक्सेस ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है। तो कारण क्या था जो सल्तनत पीरियड का था? कि कारण क्या था बनाने का? कि नोबिलिटी जो थे, जो नोबिलिटी थे, जो नोबल्स थे, चालीसा जो थे, वो नहीं चाहते थे कि उसका बेटा, मतलब कि वो जो महिला, एक लेडी, एक रूल करे। इसलिए जो उसका भाई था उसको क्या कर दिया? रुकनुद्दीन महमूद को जो था, रुकनुद्दीन को उसको क्या कर दिया? वहाँ का राजा बना दिया, रजा सुल्तान के भाई को। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया। वो ओनली 6 मंथ के लिए रहा। और फिर चूंकि वो उसकी माँ के द्वारा इच्छा था कि राजा बने, लेकिन इल्तुतमिश मरने से पहले अपनी बेटी को नॉमिनेट कर दिया था रूलर के लिए। तो जो रजिया सुल्तान थी वो फर्स्ट और लास्ट लेडी, मुस्लिम लेडी, यानी कि मुस्लिम वुमेन रूलर थी। रजिया कौन थी? रजिया सुल्ताना भी इसको बोलते हैं। ये कब तक रही? तो ये 1236 से 1240 तक, 36 से 40 तक।
तो जो नोबिलिटी था वो, चूंकि ये क्या था, इसकी जो रहन सहन, रजिया सुल्ताना फर्स्ट और लास्ट लेडी यानी कि वुमेन रूलर थी, मुस्लिम रूलर थी। तो लास्ट और फर्स्ट का मतलब क्या हो गया कि एकमात्र यही थी, इसके बाद कोई बना ही नहीं था। तो रजिया सुल्तान बचपन से जो, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसके बारे में पहले हम बता देता हूँ, साथ साथ में टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जो रजिया सुल्तान था दिल्ली की गद्दी पे बैठा, तो एक बहुत ही क्या थी, ब्रेव और यानी कि एक ब्रेव, बहादुर और इंटेलिजेंट औरत थी। और ये ओपनली का मतलब क्या होता है कि विदाउट नकाब, विदाउट पर्दा वो कोर्ट में आती थी, और ओपनली कोर्ट में सब क्या होते थे, अपने जो उनकी जो जनता थी, लोग थे, लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे उसको सुनते थे। इससे क्या था कि एक लेडी के अंदर वर्क करना नोबिलिटी के लिए एक बहुत ही मतलब कि अपने आप को छोटा समझते थे कि भाई अब ये दिन दिखना पड़ रहा है कि हमको एक औरत के अंदर में काम करना पड़ रहा है। तो ये सब कारण क्या हुआ कि बहुत सारी जगह पर रिवोल्ट हो गया था। तो उससे पहले कि एक नाम आता है अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का गवर्नर था। अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर था। तो ये क्या था, भटिंडा, जो कि अभी पंजाब में है, भटिंडा का गवर्नर था। भटिंडा क्या था, गवर्नर था। और इसी के हेल्प से, अल्तुनिया के हेल्प से रजिया सुल्तान क्या बनी थी, रूलर बनी थी। क्योंकि नोबिलिटी तो सब उसका अगेंस्ट में थे, उसका विरोध कर रहे थे। तो अल्तुनिया की मदद से तो बन गई। और अल्तुनिया कौन था, तो अल्तुनिया उसके बचपन का प्यार था, यानी कि लवर्स थे रजिया सुल्तान और अल्तुनिया। और जब ये रूलर्स बनने के बाद क्या हुआ कि जब ये रूलर्स बनी तो इसका नजदीकियां याकूत के साथ बढ़ने लगा। याकूत भी गवर्नर एक जगह का था, तो याकूत जो था, याकूत के साथ इसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। किसके लवर था, ये दोनों शादी किया भी यही दोनों, लेकिन कैसे हुआ बताते हैं कि रजिया सुल्तान का जो रिलेशन था याकूत के साथ बढ़ने लगा। और याकूत के साथ जब बढ़ने लगा तो ये अल्तुनिया को कंट्रोल नहीं, किसी के प्यार पे कोई दूसरा कोई आकर, उसको क्या बोलते हैं, कोई दूसरा कोई आकर के उस पर कब्जा कर रहा हो तो दिक्कत तो होगा ही होगा। रजिया सुल्तान और याकूत के बीच रिलेशन बढ़ना शुरू हो गया, और इस कारण से अल्तुनिया को ये बात पसंद नहीं आया और अल्तुनिया रिवोल्ट कर दिया। और अल्तुनिया के साथ कई सारे गवर्नर जो थे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग टेरिटरीज का, रीजन का, वो सभी रजिया सुल्तान यानी कि जगह जगह पे रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में रिवोल्ट होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि वो एक महिला थी, क्योंकि वो एक वुमेन थी, एक लेडी रूलर थी। इस वजह से सभी जगह पर रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया। और जो नोबिलिटी था वो तो पहले से ही रिवोल्ट में था, पहले से ही उसके अगेंस्ट में ही था। और अल्तुनिया क्या कर दिया, अल्तुनिया भी अब क्या प्लान बना लिया कि अल्तुनिया अटैक कर दिया दिल्ली पे। अल्तुनिया क्या कर दिया, अटैक कर दिया दिल्ली पे, रजिया सुल्तान और याकूत को रिलेशन के लेकर के, और याकूत को मार दिया। एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी बन गया है, ये प्यार करती थी इससे, ये करता था इससे, फिर ये एक तरफा प्यार हो गया, यानी कि नहीं कहता कि मोर देन लव, क्रश हो गया। और ये जो रजिया सुल्तान थी वो किसके साथ रिलेशन में आ गई, याकूत के साथ में। और ये चीज ये अल्तुनिया को पसंद नहीं आया। अल्तुनिया भटिंडा से चल करके आया और दिल्ली पे अटैक किया, और दिल्ली पे अटैक करने के बाद सबसे पहले क्या कर दिया, याकूत का मर्डर कर दिया। भाई गुस्सा सब में आता है। ये अल्तुनिया क्या किया, अल्तुनिया याकूत का मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। याकूत का मर्डर करने के बाद रजिया सुल्तान क्या कर दिया, बंदी बना लिया। और रजिया सुल्तान को बंदी बना के कहां चला गया, भटिंडा। और उसके सामने दो कंडीशन रखा, either you marry me or you will spend whole life in prison। या तो तुम मुझसे शादी कर लो या पूरा जिंदगी भर जेल में रहो। ये कौन किया, ये अल्तुनिया डिसाइड कर लिया कि या तो तुम शादी मुझसे कर लो या तो होल लाइफ जेल में रहो। अब ऐसे कंडीशन में सबसे बढ़िया जेल में काल देंगे भैया, अब बचा भी नहीं तो कर लेते हैं शादी, किसी ने किसी करना ही है। और क्या हुआ कि रजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। और शादी करने के बाद वो वापस दिल्ली लौट रहा था 1240 में, सॉरी हाँ, वो क्या हुआ कि 1240 में शादी करने के बाद रजिया सुल्तान 1240 में दिल्ली लौट रही थी, किसके साथ, अल्तुनिया के साथ। और ये क्या हुआ कि जो इसका था बहराम शाह, इसका भाई था।
अब बताओ, बहन के साथ कहीं डोरे डल रहा हो तो भाई तो असर करेगा ही। और भाई इसके लिए नहीं, भाई अब क्या हुआ कि रज़िया सुल्तान तो अकेली थी, अब इसके साथ अल्तुनिया भी आ गया है। अब एक से भले दो, अब ये दोनों मिल करके आ रहा था, अब इसको डर हो गया तो अब तो रिवोल्ट तो हो ही रहा था, और रास्ते में क्या कर दिया इसको, ये दोनों को, अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान का मर्डर, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों का मर्डर करवा दिया। कौन? बहराम शाह। कौन था बहराम शाह? तो रज़िया सुल्तान का भाई था। इस प्रकार से उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, समाप्त हो गया। ओके। और रज़िया सुल्तान के बाद क्या हुआ कि जो इम्पोर्टेंट सुल्तान थे वो धीरे बीच में आए, बहराम शाह आए, मुकद्दम फिरोज आए, मसूद शाह आए। तो बहराम शाह, मसूद शाह, ये सब रूलर बने दिखाने के लिए। पावर नहीं था उसमें, पावर एकदम से नहीं था, लेस पावरफुल थे। और उसके बाद एक और फिर बना, ये जो बना इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। तो ये जो गयासुद्दीन बलबन था, बलबन कौन था? तो ये जब इल्तुतमिश, अब सोच लो इल्तुतमिश कब था? इल्तुतमिश 1210 में ही बना था, और उसी के दौरान जो 1210 से 36 के बीच में जो टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने क्या बनाया था, चालीसा, ग्रुप ऑफ 40। और उसी ग्रुप ऑफ 40 का एक मेंबर कौन था? एक मेंबर था गयासुद्दीन बलबन। तो अब सोच लो कि अब उसके बाद बेटा बना, फिर उसकी बेटी बनी, फिर बेटा बना, फिर भतीजा बना, फिर उसके बाद बहुत सारे रूलर्स बने। अब सोच लो कि इतने टाइम पीरियड के बाद भी रूलर बन रहा है कि पक्का ये क्या हो गया, बुढ़ा हो गया। गयासुद्दीन बलबन क्या हो गया था? बुढ़ा हो गया था। और गयासुद्दीन बलबन जब बना रूलर तो सबसे पहला काम क्या किया? जो सबसे पहला काम था जो चालीसा था, जो चालीसा था इसको क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। क्योंकि इसको डर था कि हम थे चालीसा में और हम यहाँ का रूलर बने, तो अगला तो कोई ऐसा होगा चालीसा में जो हमको मार के रूलर बन जाएगा। ऐसे कंडीशंस तो आ सकते हैं। इस प्रकार से इसलिए क्या कर दिया कि उसको पूरा उन्होंने खत्म कर दिया चालीसा का। ना रहेगा कोई चालीसा में, ना ग्रुप बनेगा मेरे अगेंस्ट, ना ही हमारे अगेंस्ट कंस्पिरेसी बनेगा, ना ही हमारे यहाँ राजा से पद छोड़ने का खतरा न पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम किया गयासुद्दीन बलबन, चालीसा को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? चालीसा को समाप्त कर दिया। और वो क्या था कि वो जो थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप में बिलीव करता था, जो गयासुद्दीन बलबन था, वो थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप में बिलीव करता था। यानी कि किंग इज गॉड। उसका क्या मानना था? गयासुद्दीन बलबन का मानना था कि क्या है, किंग जो है, किंग ही क्या है, गॉड है। जो राजा है वही भगवान है। और ये कभी अपने कोर्ट में शराब नहीं, ये कभी शराब नहीं पीता था, और अपने कोर्ट में कभी हंसना मना था, हंसता नहीं था। और ये भी मना कर रखा था कि कोर्ट में हंसना मना है, पनिशेबल है। इसके दरबार में, इसके कोर्ट में कोई हंस नहीं सकता है। नो जोक, इसको जोक पसंद नहीं था, कभी हंसता ही नहीं था, हमेशा सीरियस मूड में रहता था, हमेशा सीरियस मूड में रहता था। ठीक है। और फाइनली क्या हुआ कि ये तो क्लियर हो चुका है, वो कभी हंसता नहीं था, हमेशा सीरियस मूड में ही रहता था। ठीक है। जोक किसको पसंद नहीं था? अब समझ, ऐसा आदमी जो कभी अपने लाइफ में कभी हंसा ही नहीं हो तो ऐसा अजीब तो नहीं लगता है। तो इस प्रकार से गयासुद्दीन बलबन फिर क्या हुआ कि 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मौत हो गई। गयासुद्दीन बलबन की 1286 में मौत हो गई। और मौत होने के बाद फिर कैकुबाद, लास्ट रूलर था सिल्व डायनेस्टी का, वो था कैकुबाद। इसके बाद फिर ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रहा, और जो लास्ट रूलर था कौन था? कैकुबाद, जो लास्ट रूलर बना था। किसका? लास्ट रूलर ऑफ सलेम डायनेस्टी। सलेम डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? वो था कैकुबाद। इसके बाद फिर क्या हुआ? कैकुबाद के बाद फिर खत्म हो गया सलेम डायनेस्टी, और एक नया डायनेस्टी के हाथों में चला गया
जो रूल था, जो सत्ता था, वो चला गया नया डायनेस्टी के आते हैं जिसका नाम था खलजी डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा खलजी डायनेस्टी के बारे में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इसे देख सकें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।